अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज के कुछ सवाल रहते थे। 12 सवाल हमने पिछले में कर लिए थे और कुछ सवाल रहते थे 13 से 21 तक, तो इनकी बात करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और न्यूमेरिकल लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। तो कह रहा जी, सवाल देखें 2.13, हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी combined to give resultant equal to a vector of the same magnitude। कह रहा है अब आपके पास दो वेक्टर्स कौन, ऐसे दो वेक्टर्स को किस तरह से आप बनाएंगे कि आपके पास उसका रिजल्टेंट जो होगा वो भी आपके पास वही आए जो ओरिजिनल, मतलब जो वेक्टर की लेंथ है उसी तरह का वेक्टर भी, रिजल्टेंट की लेंथ भी इन तीनों के बराबर हो जाए, इन दोनों के बराबर हो जाए, मतलब तीनों वेक्टर्स सेम लेंथ की। अगर आपको ज्योमेट्री आती है तो ये बात कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। मतलब एक वेक्टर इस तरह से है हमारे पास, दूसरा वेक्टर भी इसी लेंथ का यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर इस तरह यहाँ मैंने जोड़ा हुआ है, इनसे कर लें, तो तीसरा वेक्टर जो होगा वो भी, जो रिजल्टेंट बनेगा इसकी टेल से आखिरी के हेड तक जाएगा, तो इन सब की लेंथ जब बराबर होगी, इसका मतलब क्या है, टोटल एंगल आपके पास कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री, ठीक है। और अगर आप इन तीन वेक्टर्स कह रहे हैं, दो वेक्टर्स तो पहले ही सेम लेंथ के हैं, उनको कैसे अरेंज करेंगे तीसरा वेक्टर भी उसी लेंथ का आ जाए। इसका मतलब जब तीनों वेक्टर्स की लेंथ सेम है, तीनों साइडों की, ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ सेम है, तो एंगल भी तीनों सेम होंगे। तो मतलब 180 बाय 360 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 60 होगा और यहाँ पे भी 60 होगा। अगर हम 60 डिग्री के साथ इन दोनों को, दो वेक्टर 60 डिग्री के साथ अटैच करते हैं, तीसरा वेक्टर उसी लेंथ का बनेगा, वो भी यहाँ पे जाके यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाएगा। और ये हमारा पहले सवाल का आंसर आ गया। इसको अपने अल्फाज के अंदर आपने लिख देना है कि एज वी नो अकॉर्डिंग टू दी, ये जो कैसे कहते हैं, रूल्स ऑफ ज्योमेट्री, two vectors are, if the three sides of a triangle are same, they have this angle, और इस तरह से आप लिख सकते हो। the two vectors, अगला सवाल देखें 12.13 का आंसर था। 12.14 देखें, कह रहा टू वेक्टर्स आर टू बी कंबाइंड, दो वेक्टर्स को मैंने कंबाइन करना है और जिसकी मैग्नीट्यूड 60 और 35 है। पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन बिलो, टेल अस व्हाई इट इज़ द ओनली वन ऑफ द थ्री दैट इज़ करेक्ट। 60 और 35 है, आपके पास 100 वैल्यू है और 70 है और 20 है, तीन वैल्यूज़ हैं आपके पास पॉसिबल। तो वेक्टर्स वगैरह ऐड करना है हमने और बताना है कि इसकी वेक्टर्स की वैल्यू क्या बन सकती है। अब इसकी जो आंसर देने का तरीका बड़ा ट्रिकी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जो उसने डिस्कस अगर हम कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर सही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन हैं, पहला है 100 न्यूटन, दूसरा है 70 न्यूटन और तीसरा है 20 न्यूटन। अब आपके पास जो वेक्टर्स हैं, ये ऑप्शंस हैं मेरे पास, और वेक्टर्स है मेरे पास एक 60 न्यूटन का और एक 35 न्यूटन का। अच्छा, अब यहाँ पे बात एक और वाली बात है कि अगर मैं इसको वेक्टर ए कहता हूँ, इसको वेक्टर बी कहता हूँ, तो अगर तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हों, ये बी है और ये ए है, तो दोनों ऐड होंगे तो क्या आंसर आएगा 95। 35 60 प्लस 35 सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं मैक्सिमम और मिनिमम लेने की, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हों तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ए में से बी निकाल दें या बी में से ए निकाल दें, तो बी छोटा है ए बड़ा है, तो हम ए में से बी निकालेंगे तो आपके पास 25 न्यूटन आंसर आएगा। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी और ये मिनिमम वैल्यू है, तो इसके दरमियान में कहीं वैल्यू आएगी। दोनों को जमा करने से सीधा सीधा बिल्कुल पैरेलल में जाके ले जाके जमा करने से 100 आता है, सॉरी 95 आता है, 100 तो कभी आ नहीं सकता फिर, तो ये निकल गया। और अगर बिल्कुल ऑपोजिट कर दें, जब कोई दरमियान में एंगल बनेगा तब तो वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन अगर बिल्कुल ऑपोजिट कर दें तो सबसे मिनिमम वैल्यू आती है
जो कि 25 है, तो 20 नहीं आ सकती। ठीक है, तो 70 इज़ आवर ऑप्शन। ठीक है, तो 12.15 देखते हैं जी। 12.15 में क्या बात कर रहा है जी? सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसे कहते हैं? 6 साइडेड शेप को। ठीक है, तो क्लोज्ड पॉलीगॉन की कहता है जो पॉलीगॉन कहते हैं 5 साइड को, हेक्सागोन कहते हैं 6 साइड को। तो पॉलीगॉन का कह रहा है जी रिप्रेजेंट द वेक्टर अरेंज्ड फ्रॉम हेड टू टेल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स आइडेंटिफाइड। अब हेड टू टेल रूल के साथ कह रहा है अटैच किया हुआ 5 वेक्टर्स को, क्योंकि पॉलीगॉन एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर और पांचवा वेक्टर। तो ये मेरे पास 5 वेक्टर्स हैं, ए बी सी डी ई का नाम देने हैं उनको, कुछ नाम नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको V1 V2 का नाम दे देता हूँ। V1 V2 V3 V4 V5। अब देखें, जब मैंने जमा किया है तो आखिरी वेक्टर की हेड जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल पे मिल गई, तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा? रिजल्टेंट के लिए जगह रिजल्टेंट तब बनता है जब वेक्टर्स इस तरह से ऐड हो रहे हों कि उनके हेड टू हेड डिफरेंस हो, सॉरी हेड टू टेल रूल के साथ इस तरह से हों कि आखिरी का हेड और पहले की टेल के दरमियान में जो वैल्यू वेक्टर आता है उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। इसमें दरमियान में जगह ही नहीं है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। सिंपल सा आंसर है, इसको इस फॉर्म में लिख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे लिख दें, V1 वेक्टर्स को ऐड करके लिख दें V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 इक्वल टू 0। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से इन दोनों को मर्ज़ी लिख सकते हो। तो उसके बाद है जी आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 2 शिप्स X एंड Y आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट इक्वल स्पीड्स। 2 शिप्स हैं मेरे पास, X और Y, दोनों डिफरेंट साइड्स में मूव कर रही हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, डिफरेंट, हाँ डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। 12.16, तो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक शिप X है, शिप बहुत बुरी बनी है, चलें, एक X है शिप और एक Y है। इनकी डायरेक्शन अननोन है, डिफरेंट है लेकिन। तो एट इक्वल स्पीड द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ X इज ड्यू टू नॉर्थ, बट टू एन ऑब्जर्वर ऑन Y द अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे डायरेक्शंस बना लें पहले। तो डायरेक्शंस बनाएंगे तो फिर इसका हम आंसर दे सकते हैं। अभी यहाँ पे X की डायरेक्शन जो एक्चुअल है, अगर मैं बनाऊँ नॉर्थ साउथ, तो मेरे ख्याल से ये ईस्ट बनता है, ये वेस्ट बनता है, नहीं ईस्ट वेस्ट, ये वेस्ट बनता है और ये ईस्ट बनता है। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट की तरफ मुंह करके हम जा खड़े होते हैं। अगर इस तरफ फेस है तो मेरा इस हाथ नॉर्थ होगा, इस हाथ पे साउथ होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक्स जा रहा था असल में नॉर्थ की तरफ, लेकिन वाई के ऊपर बंदा बैठा है, उसको क्या लग रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है, अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज़ नॉर्थ ईस्ट। उसको लग रहा है जैसे जो वाई के ऊपर बंदा बैठा है उसको लग रहा है कि ये एक्स जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? एक्चुअल में एक्स जा रहा है नॉर्थ की तरफ, उसको लग रहा है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो वाई की डायरेक्शन क्या होगी? वाई की डायरेक्शन वेस्ट में होगी। ठीक है, वेस्ट में कैसे होगी? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है, वेस्ट में होगी। आप इस तरह से फिगर बना के उसको बता सकते हैं। देखें, एक चीज़ इधर जा रही है और एक चीज़ इधर जा रही है। ठीक है, एक चीज़ एक्चुअल में इधर जा रही है और एक चीज़ इधर जा रही है। जो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है ये इसकी एक तो डिस्टेंस ऐसे चेंज हो रहा है, और मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो एक डिस्टेंस इस तरह भी चेंज हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि इसका ये जो चीज़ है ये ऐसे मेरे से दूर हो रही है। ठीक है, ऐसे दूर हो रही है, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ये इस तरफ जा रही है। तो दोनों की जो मिल के जो डिस्टेंस बनता है वो इस तरह टेढ़ा डिस्टेंस बन रहा होता है। ठीक है,
तो ये इस तरफ जा रही है असल में, लेकिन मुझे लग रही है कि ये मेरे से ऐसे दूर हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं इसके वेस्ट में जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। इस लिहाज से इसकी ये वैल्यू बनती है। हॉरिजॉन्टल, और दूसरा 2.16 का पार्ट 1 का आंसर ये था, और पार्ट 2 का आंसर देख लें जी। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट पी ऑफ मास m एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड बाय एन एंगल। एंगल इंक्लिनेशन है, और उसके बाद उसके ऊपर उसने फोर्स लगाई हुई है। स्मॉल ऑब्जेक्ट mass m at rest at a smooth plane inclined at an angle, ठीक है। एक एंगल पे उसकी मतलब यहाँ पे जैसे उसने बनाया हुआ वैसे ही बना लेते हैं, यहाँ पे समझने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। यहाँ पे छोटी फिगर है, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और नज़र भी सही आएगी। ये इसके ऊपर ब्लू लिखते हैं, ये P है और इसके ऊपर फोर्स यहाँ से F लग रही है, थीटा एंगल यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। तो एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, और इसकी जो ग्रेविटी है उसको डाउनवर्ड की तरफ ला रही है। तो कह रहा है उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो क्या बनेगी। तो देखें, एफ़ को पहले कॉस थीटा और साइन थीटा में कन्वर्ट कर लें। एफ़ जो लग रही है वो ऐसे लगा रहे हैं हम, ठीक है। बेसिकली ऐसे नहीं लगा रहे, एफ़ हमारे पास जिस जिस एंगल के साथ इंक्लिनेशन है उसी एंगल के साथ हमारे पास फोर्स एफ़ लग रही है। यहाँ पे एंगल थीटा आएगा, तो इसका जो कौन सा कंपोनेंट काम करेगा यहाँ पे, एफ़ कॉस थीटा, जो उसको इस तरफ लेके जा रहा है। एफ़ साइन थीटा जो है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, जो ऊपर की तरफ नहीं जा रही, वो इस सरफेस की वजह से ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ हो रही है, लेकिन फोर्स का ये कंपोनेंट उसको ऊपर नहीं लेके जा रहा, ठीक है। तो एफ़ कॉस थीटा हमारे इसमें काम आएगा। उसके बाद जो पी बॉडी है वो डाउनवर्ड आ रही है, तो उसकी ऊपर जो दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स है एम जी साइन थीटा, ये इसको नीचे लेके आ रही है, ना कि ये एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो एक फोर्स ये है, ये फोर्स इस तरफ नीचे को लग रही है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ए ऑप्शन आपका ठीक है। असल में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है ना इस तरह से, इसकी एम जी इस तरफ है, इसका एंगल है थीटा यहाँ पे, तो उसका जो साइन कंपोनेंट है वो उसको डाउनवर्ड लेके आ रहा है। कॉस कंपोनेंट उसकी इस तरफ, लेकिन साइन कंपोनेंट डाउनवर्ड। एम जी कॉस थीटा एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ये आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद जिस 2.17 देख लेते हैं, उसके बाद दो तीन सवाल हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। 2.17 देख लें जी। If all the components of a vector a1 and a2 are reversed, how would this alter a1 into a2? इसके कंपोनेंट्स की बात हो रही है, वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात हो रही है। क्या सारे कंपोनेंट अगर रिवर्स कर दिए जाएं तो a1 और a2 के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट डालेंगे। अभी यहाँ पे a1 वेक्टर ले लें और a2 ले लें, इसके कंपोनेंट बना लें। a1 के कंपोनेंट चाहे तीनों बना लें, ax ay ए जेड और ए वन वाई ए वन एक्स ए वन वाई ए वन जेड, तो इसके बना लें ए टू वाई, चाहे एक्स वाई के साथ कर लें चाहे तीनों के साथ कर लें, मैं तीनों के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, ए टू जेड। तो कह रहा है ये वेक्टर हैं, इसके अगर कंपोनेंट्स को हम रिवर्स कर दें तो ए इंटू ए को क्या फ़र्क, किस तरह से फ़र्क पड़ेगा ए क्रॉस, ठीक है। ए क्रॉस ए का जो सीधा तरीका है, जो आसान तरीका है, वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, मॉड की हेल्प के साथ। यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, और यहाँ पे ये सिंपल है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 सॉरी x1 y1 और z1। यहाँ मैंने जो लिखे हैं a1x कंपोनेंट
A1Y A1Z और नीचे A2 के लिए हैं, यहाँ पे A2 को ब्लू कर दें कि फ़र्क पता चल जाए। ये A1 A2X A2Y और A2Z नज़र ही नहीं आ रहा। A1Y A1X सॉरी, यहाँ पे A1Y और A2Z सारे A2 हैं सर, ये भी A2Z ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं सारे कंपोनेंट किसके चेंज कर दूँ, वेक्टर A और B के। अभी यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा सब पॉजिटिव होंगे। अगर मैं सब कंपोनेंट को रिवर्स कर दूँ, यहाँ माइनस 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 ये कर दूँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे मेरे वेक्टर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं इसको नेगेटिव करूँगा, यहाँ पे डैश हो जाएगा, यहाँ भी डैश हो जाएगा। तो मतलब क्या कि इसको जब मैं इसका मॉड दूंगा तो सारी वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसमें से एक -1 इसमें से -1 अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये वैल्यू वापस वैसे की वैसे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 2 करें तो 4 होता है, -2 × -2 करें तो क्या होता है, 4 होता है। तो इस वजह से हमारे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करके भी ये I × A1 AZ और ये करके भी आप बता सकते हो। ये करके बता दोगे ज़्यादा बेहतर है। मैं वो स्टेप नहीं कर रहा, वो स्टेप आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है, उस तरह से आप इसको करके दिखा सकते हो। यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख दोगे तब भी काफ़ी है, और साथ नीचे एग्जांपल दे दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 2.18 नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक A1 × A2 इज इक्वल टू, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा वाली कंडीशन यूज़ होगी। और 3 कंडीशन पूछी हैं तो तीनों कंडीशन हम बता देते हैं। A × A2 ज़ीरो हो किस केस में, वो कंडीशंस पूछी हैं, ठीक है। तो 1 कंडीशन क्या होगी, इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो जाए, इफ़ A1 इज़ ज़ीरो। दूसरी कंडीशन है A2 ज़ीरो नहीं, ज़ीरो वेक्टर के लिए ज़ीरो नहीं कह सकते, इसको नल कहेंगे। और तीसरा जो है A1 एंड और A2 पैरेलल में चले जाएं या और एंटी पैरेलल चले जाएं। क्यों, साइन 0 और साइन 180 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो A जब A1 × A2 करेंगे तो A1 A2 की मैग्नीट्यूड और साथ साइन थीटा और साथ यूनिट वेक्टर आएगा। साइन थीटा अगर साइन 0 ज़ीरो होता है, साइन 180 ज़ीरो होता है, साइन 0 ज़ीरो साइन 180 ज़ीरो, तो ये इसका रिजल्टेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। इस वजह से आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिख दी हैं। उसके बाद 2.19 देख लें, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द रीज़न। ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना और फिर रीज़न भी एक्सप्लेन करनी है। अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नाइदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ना वो मूव कर रही है ना रोटेट कर रही है, ये गलत है। If a coplanar force acting on a body from closed polygon, then the body is said to be in equilibrium. कह रहा है इम्प्लाइज, इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज करता है कि बॉडी ना मूव कर रही है और ना ही ये रोटेट कर रही है। मूविंग बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होती है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो जितनी फोर्स आगे को लग रही होती है उतनी ही जो आगे अगर गाड़ी है कार वगैरह है तो उसकी आगे से रिपल्शन की फोर्स या जो एयर की फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो दोनों बराबर हो जाती हैं। तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स F ± F, तो ये ज़ीरो हो जाती है। तो ये इन इक्विलिब्रियम में है। और रोटेटिंग में भी इक्विलिब्रियम में होती है कि जब आपका पंखा जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है, ठीक है। फ़ैन है आपका, वो छत सीलिंग फ़ैन है, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है। इसका मतलब है कि जितनी बैकवर्ड फोर्स लग रही है उतनी फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, तो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हैं, इसके ऊपर लीनियर फोर्सेस बराबर हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपके 2.19 का ए जो है
फॉल्स है, रीज़न मैंने दे दी है। बी देख लें जी, बी में क्या है, इफ़ अ को प्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम क्लोज फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कहता है को प्लेनर फोर्स है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी है, फोर्स इस तरह करके फोर्सेस लग रही हैं और वो पॉलीगॉन बनाती हैं क्लोज। ये पिछली वाली केस है जिसमें हमने पॉलीगॉन के लिए कहा था कि ये इसका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है। तो इसी तरह से करेक्ट स्टेट, ये जो फोर्स भी एक वेक्टर है, तो जिस तरह पिछला वेक्टर सम हमने ज़ीरो किया था, जब फोर्सेस भी मिल, एंड वाली फोर्स जो आखिरी फोर्स है वो भी आगे पहली फोर्स के साथ मिल जाएगी, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो होगा वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब जब फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बहुत आसान थे, सिर्फ समझना होता है, स्टेटमेंट को देखना होता है थोड़ा सा और ये सॉल्व हो जाते हैं। 20 देख लें जी, अ पिक्चर इज सस्पेंडेड from a wall by two strings show by diagram configuration of string for which the tension in the string will be minimum। configuration कहते हैं दिखाएं आप जिसमें टेंशन मिनिमम हो। पिक्चर को लटकाया गया है, उसके साथ तारों के साथ, रस्सियों के साथ, और यहाँ पे टेंशन है और ये वेट जो है वो डाउनलोड होता है। ये हमने पहले 9th के अंदर भी किए हुए हैं, तो ये फिर से उसने इसी तरह का न्यूमेरिकल दे दिया। तो क्या होता है हमारे पास, टेंशन का कौन सा कंपोनेंट जो है वो इसको ऊपर की तरफ रख रहा है। अगर इस टेंशन को रिजॉल्व करूं, एक टी कॉस थीटा होगा और एक टी साइन थीटा होगा। तो असल में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है टी साइन थीटा वाला, वो बेसिकली इसको इक्वलाइज कर रहा है, जो कि वेट को बराबर कर रहा है। तो इस वजह से मैं करूँगा टी साइन थीटा इसका और दूसरा टी साइन थीटा इसका, क्योंकि दोनों के अंदर मिनिमम तभी होगी दोनों के अंदर सेम होगी। तो अगर एक में थोड़ी सी ज़्यादा एक में कम हो जाएगी तो वो मिनिमम जो वो एक हो जाएगी, दूसरी मिनिमम होगी, तो दोनों में मिनिमम चाहिए, दोनों को टी टी बराबर रखेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, वेट के बराबर। तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग एक एंगल के साथ बंधी हुई थी, इस वजह से ये जो स्ट्रिंग के जो सारी फोर्स है वो पूरी पूरी नहीं लग रही। टेंशन जो है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट उसका लग रहा है और जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो ज़ाया हो रहा है। तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमने टेंशन को मिनिमम फाइंड करना है। तो मिनिमम टेंशन के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल आपको क्या नज़र आ रहा है, इक्वल, जब हम दोनों साइडों को ये लेंथ बराबर होगी तो इनके एंगल आपस में सेम होंगे, तो वो 45 डिग्री के एंगल हम ले लेंगे। क्योंकि ये डिफरेंस है ये हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, जब ये डिफरेंस नहीं दिया हुआ तो इसको हम 45 डिग्री ले लेंगे। और ये जो दोनों आके यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो बाकी रिमेनिंग जो है दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 45 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल ट्राइंगल बन जाएगी आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। तो 2t साइन 45 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। टी फाइंड करना है, टी मिनिमम हमने फाइंड करना है। टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर 2 साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू है 1/2 है इसकी वैल्यू। 45 की मेरे ख्याल से 1/2 होती है, 1/2 अंडर रूट होती है। जो भी वैल्यू है वो लगाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है पॉइंट, टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आती है टी इज इक्वल्स टू 0.7 वाट, मतलब 0.7, 0.3 टाइम्स कम जो है वो आपके पास टेंशन होगी फॉर द एंगल ऑफ 45 डिग्री, अगर हम इसको इस तरह रस्सियाँ बांधें। लेकिन अगर हम इसकी रस्सियाँ जो हैं वो बिल्कुल सीधी बांध दें ऐसे पिक्चर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या एंगल बन जाएंगे, 90 डिग्री। तो इसके साइन थीटा
कॉस वाला कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, उसमें फिर आपके पास 0.5 W। तो मिनिमम जो होगी वो अगर हम बिल्कुल सीधी तारें बांधें तो हमारे पास इसकी जो एंगल है वो होगी इसी तरह से कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पे एंगल जो है ये पहले 45 था, यहाँ पे एंगल जो है वो अब 90 बन गया। जब 90 एंगल बनेगा तो आपके पास T इक्वल 0.05 वाट आएगी, जो कि मिनिमम है। तो इस वजह से हम अगर रस्सियों को सीधा ऊपर की तरफ बांध दें तो हमारी जो रस्सियों में टेंशन है वो मिनिमम होगी। ठीक है, 2.21 रह गया है हमारे पास और टाइम भी काफ़ी ऊपर हो चुका है। तो कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? नो बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्योंकि वेट जो उसको डाउनवर्ड पुल करता है उसको रोटेट नहीं करवाता, उसको एक जगह पे स्टेबल करता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लेकिन कैसे। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।